हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था ऑपरेटिंग साइकिल। मैंने आपसे कहा था कि ऑपरेटिंग साइकिल हमें कैलकुलेट करना पड़ता है डिफरेंट स्टेजेस पर। अब हम उन्हीं ऑपरेटिंग साइकिल को यूज करेंगे और फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पता लगाएंगे। बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकालना है एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आते हैं 8 to 12 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम फॉर्मेट की बात करेंगे कि क्या फॉर्मेट होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के। ठीक है, अच्छा ये बात तो हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सर वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो बेटा वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो अभी भी हम वही लिखेंगे वर्किंग कैपिटल, ऊपर हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। किसी भी साल में हमें कितना वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, इस चीज की हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब सर क्योंकि मैं बात कर रहा हूं वर्किंग कैपिटल के बारे में, तो डेफिनेटली सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, करंट असेट। ठीक है, अब सर करंट असेट्स में सबसे पहले हमारे पास आएगा कैश। ये अगर आपको गिवन है तो आप डायरेक्ट इसे लिख दोगे और नहीं दे रखा है तो फिर नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। दूसरा हमारे पास आएगा स्टॉक। अब क्योंकि हम लोग कॉस्टिंग और एफएम में अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। एक का नाम है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। दूसरे का नाम है वर्क इन प्रोग्रेस, आधा तैयार माल। और तीसरे का नाम है फिनिश्ड गुड्स। तो स्टॉक बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, सर ये बताइए स्टॉक में हम रॉ मटेरियल कैसे दिखाएंगे। तो देखो बेटा, हम बात करें वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हाउ मेनी अमाउंट स्टॉक, हाउ मेनी अमाउंट ब्लॉक इन स्टॉक, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। कितना पैसा मेरा रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा मेरा ब्लॉक हो जाएगा इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को रखने में। कैसे निकालेंगे सर ये। तो बेटा इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि यूनिट कितना रिक्वायरमेंट होगा, मल्टीप्लाई करेंगे कि ये जो यूनिट है रॉ मटेरियल उसकी कीमत कितनी है। जैसे मान लेते हैं 1000 यूनिट मेरा स्टॉक हो जाएगा 1 साल के अंदर, ब्लॉक हो जाएगा 1 साल के अंदर। ठीक है, और 1 यूनिट की कॉस्ट है जो भी होगा, मान लेते हैं मैं लिख देता हूं रॉ मटेरियल प्राइस, इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। और कितने समय के लिए ब्लॉक होगा वो हम निकालेंगे ऑपरेटिंग साइकिल से। ऑपरेटिंग साइकिल 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, कितने महीने के लिए ब्लॉक होता है हम उसे यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल अगर वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो आप जानते हो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है आधा तैयार माल, अभी अनकंप्लीट है, अभी तैयार नहीं हुआ है। अब जब माल तैयार नहीं हुआ तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में 3 मटेरियल लगते हैं। एक मटेरियल लगता है, एक लेबर लगता है और एक ओवरहेड लगता है। तो अब यहाँ पर वर्क इन प्रोग्रेस में जरूरी थोड़ी है कि रॉ मटेरियल ही लगा हो, लेबर भी तो उसमें कुछ काम हो चुका होगा, ओवरहेड भी तो उसमें कुछ खर्च हो चुके होंगे। इसीलिए वर्क इन प्रोग्रेस के फर्दर 3 पार्ट्स करेंगे, एक रॉ मटेरियल का, एक लेबर का, वेजेस बोल सकते हो, और एक ओवरहेड का। वर्क इन प्रोग्रेस में 3 एलिमेंट होते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। सेम प्रोसेस, कितना यूनिट रॉ मटेरियल भी वर्क इन प्रोग्रेस में है, मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल कितना है, किसका, वर्क इन प्रोग्रेस का। मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कितने समय के लिए हमारे पास रहता है। ठीक है, इसी तरह से लेबर यूनिट कितनी है जी हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय लेबर रेट, लेबर है तो लेबर की रेट लिखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सिमिलरली ओवरहेड में लिखेंगे यूनिट, कितने यूनिट चाहिए, इनटू में ओवरहेड रेट, ओवरहेड में कितना पैसा हम लोगों ने खर्च किया, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल।
सर हो गया? नहीं बेटा, एक छोटी सी समस्या और है। जब मैं बात करता हूँ रॉ मटेरियल, फिर तो हो गया यूनिट, रॉ मटेरियल की प्राइस, ऑपरेटिंग साइकिल, सीधा ही हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जैसे ही बात करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस? वर्क इन प्रोग्रेस मीन्स वर्क अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो सर कितना कंप्लीट नहीं हुआ? मान लेते हैं मेरा काम इस पेन को बनाने का है, तो ये पेन अगर तैयार हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं 100% कंप्लीट। लेकिन सर अगर तैयार नहीं हुआ तो कितना परसेंट काम हो गया? 10% काम हो चुका है, 20% काम हो चुका है, 40% काम हो चुका है, 50% काम हो चुका है, या 90% काम हो चुका है। इवन आपको पता है 99% भी अगर काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ 1% अभी काम बाकी है, तो भी मैं इसे बोलूंगा वर्क इन प्रोग्रेस, है ना। तो मुझे बताइए कि इसमें जो वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना रॉ मटेरियल लग चुका है? क्या सारा लग गया? आधा लगा है? 75% लगा है? कितना रॉ मटेरियल लग गया? लेबर, कितना लेबर यूज कर चुके हैं हम लोग? क्या पूरा लेबर का काम खत्म हो गया है? क्या 90% कंप्लीट हुआ? कितना कंप्लीट हुआ? अगर तो सवाल आपको बता दे, अगर आपको सवाल बता दे कि हमारा रॉ मटेरियल कितना लगा है, लेबर कितना लगा है, ओवरहेड हमने कितना खर्च कर दिया है इस वर्क इन प्रोग्रेस में, तो हम ये जो बताएगा हम वो लिख देंगे। लेकिन अगर ना बताए तो हम एज्यूम्ड कर लेते हैं, मान लेते हैं, सिर्फ कहां पर? वर्क इन प्रोग्रेस में, कि रॉ मटेरियल तो 100% लग गया है, लेकिन लेबर और ओवरहेड 50% लगा है। ये हम एज्यूम करते हैं। आई रिपीट, ये हम क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं। आप चाहो तो इसे अच्छे से याद रख लेना, ये 100%, 50% और 50%। ये कभी भी सवाल हमें नहीं बताएगा, ये कभी सवाल नहीं बताएगा। आपको मानना पड़ेगा कि जो वर्क इन प्रोग्रेस है, जो आधा तैयार माल है, उस आधे तैयार माल के अंदर लेबर और ओवरहेड 50% लगा है और मटेरियल हमने कंप्लीट 100% लगा दिया। ठीक है जी, ठीक है सर, इसे भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर। सर फिनिश गुड्स कोई इशू नहीं है, ये तो सिंपल है। यूनिट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉस्ट लेंगे। टोटल कॉस्ट मतलब मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और ओवरहेड की कॉस्ट, तीनों को जोड़ के हम यहाँ लेंगे। ध्यान दो फिर से एक बार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, अगर समझ आ गया फिर बहुत आसान हो जाएगा। मटेरियल में मैंने मटेरियल की प्राइस लिया, लेबर में मैंने लेबर की रेट लिया है, ओवरहेड में मैंने ओवरहेड रेट लिया है, लेकिन फिनिश गुड्स में टोटल कॉस्ट लिया। टोटल कॉस्ट का मतलब होता है सम ऑफ 3, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड तीनों को जोड़ के लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल ये लीजिए सर। इसके बाद सर असेट्स में और क्या आता है? तो बेटा इसके बाद आता है डेटर। डेटर कैसे निकालेंगे? यूनिट लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, डेटर भी कब बनेगा? टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ये हो गया सर। पता है डेटर किसको बोलते हैं? उधार माल बेचने को, उधार माल बेचने को। अगर मैंने 1 लाख रुपए का माल बेचा, जिसमें से 75,000 हमने उधार बेचा है, तो डेटर 1 लाख का नहीं बनेगा। डेटर कितने का बनेगा? 75% का। तो हम यहां पर लेंगे परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। यहां पर क्या लेंगे? परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल में। फिर इसे भी हाईलाइट कर देता हूं, यहां हम दिखाएंगे परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल। यहां भी गलती करते हैं बच्चे, वो ध्यान नहीं देते हैं। सर अगर मान लो परसेंटेज ऑफ क्रेडिट सेल नहीं दे रखा है तो बेटा हम मान लेंगे 100% हम उधार बेचा हमने। 100% यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, 100% लिखोगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है सर। इसका मतलब जब हम इन सब का टोटल करेंगे तो दिस इज कॉल्ड ए, इसे आप बोल सकते हो करंट असेट्स, टोटल करंट असेट्स, या हम इसे प्यार से बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। हम इसे क्या नाम देंगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या ए। ठीक है जी, कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसके बाद बात करेंगे करंट लायबिलिटी के बारे में। तो दूसरा हेडिंग हम बनाएंगे करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले तो आएगा क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने यूनिट है हमारे पास पूरे हफ्ते पूरे साल का, मल्टीप्लाई बाय। अब बच्चे ये बताओ लायबिलिटी क्रेडिटर कब बनता है? तो सर क्रेडिटर जब हम उधार माल खरीदते हैं। तो इसका मतलब हम यहां लेंगे रॉ मटेरियल प्राइस मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ये लीजिए हो गया।
फिर हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग लेबर। अब वेजेस बोल सकते हो, लेबर बोल सकते हो। कैसे निकालेंगे? यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अब लेबर है तो मैं यहां पे कौन सा प्राइस लूंगा? लेबर रेट लूंगा, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद लेंगे आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, यूनिट मल्टीप्लाई बाय, अब ओवरहेड है तो ओवरहेड का रेट लेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल लीजिए। इसके बाद हम इसे टोटल कर देंगे और इस टोटल का नाम रखेंगे बी। ठीक है, और इस टोटल को हम लोग बोलते हैं टोटल करंट लाइबिलिटी। टोटल करंट लाइबिलिटी। समझ आया नहीं आया बताइए? मुश्किल है क्या? नहीं, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। करंट असेट्स का टोटल कर लिया, करंट लायबिलिटी का टोटल कर लिया। अब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल। सर कैसे निकाला आपने? तो हमने निकाला है ए माइनस बी। अगर ए में से बी को हम माइनस कर दे तो ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब सर हो गया खत्म? हाँ, नॉर्मली हमारा सवाल यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन किसी सवाल में कहता है अच्छा एक साल में मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट मुझे डर लगता है महंगाई बढ़ गई तो प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, मान लेते हैं क्रेडिटर हमें टाइम से पैसे नहीं दिया तो ऐसे केसेस में हम इसमें कुछ मार्जिन जोड़ते हैं। मार्जिन मतलब सरप्लस रखते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे मार्जिन। अगर गिवन है तो लिखेंगे, नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये आपको सवाल बता देगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और फिर जब इसका टोटल करेंगे, जब हम इसमें मार्जिन को जोड़ते हैं, अगर गिवन होगा तो जोड़ेंगे, तो जो निकल कर आएगा हम उसे नाम देंगे वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मेट है किसका? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। ठीक है, बहुत सिंपल है, डरने की कोई जरूरत नहीं। ऑल इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगा, कुछ भी आपको कैलकुलेट या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस जिन जगहों पर मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्वेश्चन को करते समय। ठीक है, आइए मैं आपको एक सवाल करके दिखाता हूं, शायद आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्डअप हो। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन होता है, आप चाहो तो उसे अपने कहीं लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे। लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ एसआरसीसी लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल पर यूनिट हमें दे रखा है 160 रुपए। याद है मैं लिखता था रॉ मटेरियल प्राइस, लेबर प्राइस, ओवरहेड रेट वगैरह वगैरह, वो हमें दे रखा है। रॉ मटेरियल 160। ठीक है, मैं यहां लिख दूं रफ में, बाद में हमें यूज करना है तो हम लिखेंगे रॉ मटेरियल 160। इसके बाद लेबर वेजेस, डायरेक्ट लेबर हमें गिवन है 60 और ओवरहेड हमें गिवन है 120। अगर मैं इनको टोटल करूंगा तो ये कहलाएगा टोटल कॉस्ट। ये आया 1 2 200 340 रुपए 340। इसमें हमें मालूम है कि हम प्रॉफिट जोड़ते हैं, प्रॉफिट तो आ जाएगा सेल प्राइस, और सेल प्राइस हमें दे रखा है कितना है सर? 400। इसका मतलब प्रॉफिट मार्जिन हमारा कितना हो गया? 60। खैर हमें सिर्फ क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, डायरेक्ट लेबर चाहिए और ओवरहेड चाहिए और टोटल कॉस्ट चाहिए। हमें इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, ये पर यूनिट कॉस्ट हम लोगों ने निकाला। और मान लो बाई चांस अगर ना दे रखा हो तो आप ये निकाल लेना। ठीक है सर, आगे पढ़िए ना क्या लिखा है। कहता है रॉ मटेरियल आर हेल्ड इन स्टॉक। प्लीज बेटा ध्यान देना, रॉ मटेरियल आर हेल्ड कहता है कि ये जो रॉ मटेरियल है वो हमारा स्टॉक में रहता है ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ, एक महीने, 1 मंथ। सर ये क्या दे रखा है? ये ऑपरेटिंग साइकिल दे रखा है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है अगर हम उसे खरीदते हैं तो हमारे रॉ मटेरियल स्टॉक में 1 महीने तक पड़ा रहता है, उसे हम लोग यूज नहीं करते। ये ऑपरेटिंग साइकिल है, उसके बाद वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन एवरेज,
प्रोसेस मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। तो अब वो कहता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो कितने महीने रहता है जी? हाफ मंथ, 1/2 मंथ। आप इसे वीक्स में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? 2 वीक्स। आधा महीना 2 हफ्ते होते हैं ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2 हफ्ते। चलो मैं रॉ मटेरियल दोबारा लिख देता हूँ। 1 महीने है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? 4 हफ्ते, 4 वीक्स। इसके बाद लिखा है फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक। और फिनिश गुड्स जो है हमारे पास वो कितने दिन रहता है? आर इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 1 मंथ। 1 महीने हमारे स्टॉक में रहता है, मतलब 4 हफ्ते वो हमारे स्टॉक में रहता है फिनिश गुड्स। इसके बाद कहता है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, मतलब क्रेडिटर। क्रेडिटर का जो टाइम पीरियड है वो है 1 मंथ, 1 महीने। मतलब अगर मैं वीक्स में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं 4 वीक्स। इसके बाद कहता है क्रेडिट अलाउड टू डेटर। डेटर का हमें ऑपरेटिंग साइकिल गिवन है। कितना गिवन है सर? 2 मंथ, 2 महीने। अगर मैं वीक्स में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा 8 हफ्ते। टाइम लेक्स इन पेमेंट ऑफ वेजेस। और वेजेस के लिए हमें दे रखा है ऑपरेटिंग साइकिल कितना जी? 1.5 हफ्ते। लीजिए इसने तो सीधा ही दे दिया 1.5 हफ्ते, 1.5 वीक्स। ठीक है सर। टाइम लेक्स इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड। और ओवरहेड के लिए उसने टाइम पीरियड कितना दिया है? ओवरहेड एक्सपेंस 1 मंथ का, 1 महीने का, मतलब 4 हफ्ते का, 4 वीक्स का। 1/4 ऑफ द सेल आर मेड इन कैश। और साथ में ये कहता है कि 1/4, 1/4 जो है वो हम कैश में बेचते हैं, ऑन कैश। तो इसका मतलब 3/4 हमारा क्या हो गया? क्रेडिट। ठीक है, ठीक है सर। अभी मैं कुछ करवा नहीं रहा हूं, मैं रिपीट करो, मैं कुछ करवा रहा हूं, जस्ट जो लिखा है उस कंटेंट को यहां निकाल के लिख रहा हूं, इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखा है कैश इन हैंड एट द बैंक इज एक्सपेक्टेड। हाँ, ये मेरे काम का है, तो मैं यहां पे लिखूंगा करंट असेट्स में सबसे ऊपर कैश। और कैश का बैलेंस गिवन है 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है सर। फिर कहता है एंड एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रोडक्शन अमाउंटिंग टू रुपीज 1,04,000। पता है एक साल में वो कितना प्रोडक्शन करता है? 1,04,000। 1,04,000। मैं दोबारा लिखता हूं, अगर 1,04,000 एक साल में करता है तो 1 महीने में कितना? तो सर आप 12 से डिवाइड कर दो। ठीक है सर। 1 हफ्ते में कितना करता है? तो 52 से डिवाइड कर दो। अगर आपको ये सारा, प्लीज ध्यान देना, अगर ये आपको सारा इंफॉर्मेशन मंथ में गिवन है तो आप पर मंथ निकाल के भी लिख सकते हो, ऑपरेटिंग साइकिल मंथ में लिख देंगे। लेकिन अगर आपको सारा इंफॉर्मेशन वीक्स में गिवन है तो यूनिट जो हम लोग लिखते हैं वो वीक्स में भी लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल अगर वीक्स में है तो यूनिट भी हमें वीक्स में चाहिए। अब आगे पढ़ेंगे सवाल, तो कहता है यूनिट 1,04,000 यूनिट फॉर अ ईयर ऑफ 52 वीक्स। आपको पता है ये सारे मैंने वीक्स में क्यों निकाला है? क्योंकि मुझे 52 वीक्स गिवन है। तो अगर 52 से हम डिवाइड करेंगे तो 2000 पर वीक्स प्रोडक्शन निकल गया। तो यूनिट हमारा कितना है? 2000 यूनिट पर वीक। 1 हफ्ते में 2000 यूनिट हम क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी। लीजिए, यू आर अज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरिड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर एंड टाइम पीरियड ऑफ 4 वीक्स इन इक्विवेलेंट टू 1 मंथ। लिखिए, उसने बोल दिया कि 4 हफ्ते 1 महीने के बराबर होता है। आइए सर, अब तो सीधा सीधा हमें सवाल को सॉल्व करना है, सारी इंफॉर्मेशन उठाकर यहाँ पुट करना है। चलिए करें। अच्छा सर, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कैश, वो आपने लिख दिया। फिर हम लोग लिखते हैं स्टॉक। स्टॉक बेसिकली 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में भी 3 बातें आती है, एक रॉ मटेरियल, एक लेबर, डायरेक्ट लेबर, और एक ओवरहेड। इसके बाद फिर आता है फिनिश गुड्स। ऐसे ही होते हैं ना। स्टॉक 3 प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक है सर। इसके बाद क्या लिखते हैं? तो बेटा इसके बाद हम लोग लिखते हैं डेटर। सर क्या हम लोग याद कर ले? मर्जी तुम्हारी, ये कभी चेंज ही नहीं होता है, इसलिए आप चाहो तो याद कर सकते हो। चलिए देखते हैं। स्टॉक में रॉ मटेरियल यूनिट कितना है बताना। सर हमने अभी निकाला ना 2000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल का प्राइस क्या है ये देखो, अगर आपको दिख रहा है तो रॉ मटेरियल की प्राइस कितनी है? 160। तो हम यहां लिखेंगे 160 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग साइकिल कितना है रॉ मटेरियल का, ये देखो रॉ मटेरियल का ऑपरेटिंग साइकिल 4 हफ्ते, तो मैं यहां लिख दूंगा 4 वीक्स
2000 यूनिट पर वीक्स 160, इसका प्राइस हो गया 4 वीक्स ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पुट कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 12,80,000। तो ये आ गया 12,80,000। डन। मुश्किल लगा? चलिए वर्क इन प्रोग्रेस पर चलते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल, सर यूनिट तो सेम ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी होगा। रॉ मटेरियल की प्राइस वही है 160 अभी भी, बट वर्क इन प्रोग्रेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? तो वर्क इन प्रोग्रेस का ऑपरेटिंग साइकिल है 2 हफ्ते। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम ऑपरेटिंग साइकिल कितना रखेंगे? 2 हफ्ते। ठीक है, हम इसे भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो यूनिट तो वही रहेगा 2000। लेबर की कॉस्ट कितनी है? तो देखिए यहां पर हमने लिखा हुआ है डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 60 मल्टीप्लाई बाय वर्क इन प्रोग्रेस का तो वही 2 वीक्स है। इसी तरह से ओवरहेड में लिखेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय ओवरहेड का प्राइस क्या देखो जरा। ओवरहेड का प्राइस है 120, तो हम यहां लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 2 वीक्स। ये 2 क्या लिख रहा हूं मैं? वीक्स। ऑपरेटिंग साइकिल किसका? वर्क इन प्रोग्रेस का। पता है यहां पर मैंने तुम्हें कुछ याद रखने के लिए बोला था, उंगली का निशान बनाया था। क्या? कि सर अगर कुछ इंफॉर्मेशन आगे गिवन हो तो वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट होगा, डायरेक्ट लेबर 50% कंप्लीट होगा और ओवरहेड भी 50% कंप्लीट होगा। ये हमें याद रखना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट में। फिर यहाँ एरो का निशान बना देता हूं, आप देख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है सर। आइए ना कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं 2000 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर विल बी 6,40,000, 6,40,000। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50%, 1,20,000। फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 50%, 2,40,000। ठीक है, मुश्किल लगा? आसान है सर, बहुत आसान है। आइए फिनिश गुड्स पे चलते हैं। बताइए जरा फिनिश गुड्स। तो यूनिट तो वही रहेगा हमारा 2000 मल्टीप्लाई बाय, सर फिनिश गुड्स में क्या बोला था? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास? देख लो इधर, ये देखिए टोटल कॉस्ट कितना है हमारे पास? 340। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 340 मल्टीप्लाई बाय ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है फिनिश गुड्स की? देखो जरा, फिनिश गुड्स की ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग साइकिल है 4 वीक्स, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 340 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 27 27,20,000। अब डेटर की बारी। डेटर में क्या करेंगे? सर यूनिट कितना है? 2000। डेटर में क्या लेते हैं? टोटल कॉस्ट 340 इनटू में ऑपरेटिंग साइकिल डेटर का कितना है? देखो जरा, ऑपरेटिंग साइकिल है 8 वीक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 हफ्ते। अब यहाँ पर भी मैंने तुम्हें कुछ याद करने के लिए बोला था। क्या? सर क्रेडिट सेल चेक करो। तो सवाल हमारा खुद कहता है कि 1/4 ऑन कैश। 1/4 का मतलब हो गया 25% ऑन कैश। तो 75% किसका होगा? ऑन क्रेडिट। आप 75% लिखो या 3/4 लिखो, एक ही बात है। ठीक है ना? अगर 1/4 हमारा कैश है तो 3/4 हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, ठीक है सर। तो 2000 इंटू में 340 इंटू में 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4, आंसर विल बी 40,80,000। डन। बताइए करंट असेट्स आपको समझ में आ गया? आइए इसका टोटल कर लेते हैं और इसे नाम देंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल दैट इज ए। ओके, हम इसका टोटल करेंगे बाद में, पहले लायबिलिटी की बातें कर लेते हैं। आइए सर लायबिलिटी में यहां लिखो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 3 आइटम है, चाहो तो याद रख लो। क्रेडिटर, ठीक है, इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लेबर वेजेस
इसके अलावा आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, दैट्स इट। ठीक है, क्रेडिटर में सर कैसे आएगा बताओ ना, क्या आएगा? तो यूनिट बताओ कितना है सर? यूनिट कभी भी चेंज नहीं होता, एक ही बार निकालते हैं 2000। क्रेडिटर में प्राइस क्या लिया था हम लोगों ने? रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल का प्राइस कितना है? 160। क्रेडिटर का ऑपरेटिंग, ये देखो रॉ मटेरियल का प्राइस 160, क्रेडिटर का हमें दे रखा था कितना ऑपरेटिंग साइकिल? 4 वीक्स, तो हम यहां लिख देंगे 4 वीक्स। डन। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2000 इंटू में 160 इंटू में 4, दैट इज 12,80,000। ओके, ठीक है सर। अब वेजेस का बताओ, तो यूनिट तो सेम ही रहेगा, इनटू वेजेस का रेट क्या है? 60। वेजेस का हमें टाइम पीरियड कितना गिवन है? 1.5, ऑपरेटिंग साइकिल 1.5। तो 2000 इंटू 60 इंटू 1.5, दैट इज 180, 1,80,000। ओके, ठीक है सर। अब इसके बाद ओवरहेड का, तो यूनिट तो सेम ही रहेगा 2000। ओवरहेड की कॉस्ट है 120 इंटू, ओवरहेड के लिए उसने क्या बोला था? 4 वीक्स। सॉल्व करेंगे। 2000 मल्टीप्लाई बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 960, 9,60,000। लीजिए सर, इसका भी हम क्या करने वाले हैं? टोटल, इसे बोलेंगे टोटल करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी। ओके, आइए जरा इनका टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो इसका टोटल आया है 91,30,000। इसका टोटल चेक करते हैं। 12,80,000 प्लस 1,80,000, 9,60,000, ये आ गया है 2 लाख नहीं, 24,20,000। ठीक है, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और नाम रखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। और ये मैंने कैसे निकाला? ए में से बी को माइनस कर देंगे। तो 91,30,000 माइनस 24 लाख, तो ये हमारे पास आ गया 67,10, 67,10,000। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा फटाफट एक बार इसको रिव्यू कीजिए और बताइए कि क्या आपको समझ नहीं आया है, फिर मैं इसे आगे करवाने वाला हूं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है सर, सबसे पहले क्या लिखते हैं? तो बेटा यहाँ हम लोग लिखते हैं करंट असेट्स, करंट। ओके, चलिए सवाल पढ़ते हैं और उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगा हम वो यहाँ पर लिख लिया करेंगे, हमारे काम आएगी। चलिए पढ़ते हैं सर। अ फर्म इज प्रोजेक्टिंग सेल 50,000 यूनिट इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल 50,000 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं यूनिट पर वीक बताओ, यूनिट पर वीक या पर मंथ। अगर इन्फॉर्मेशन मुझे वीक्स में दे रखा है तो हम पर वीक निकालेंगे, और पर मंथ दे रखा है तो पर मंथ निकालेंगे। तो पर वीक्स हम निकालेंगे, तो 50,000। देखो सवाल में कहीं दे रखा होगा एक साल में कितने हफ्ते हैं, 52। तो देखो सबसे लास्ट वर्ड लिखा है 50 वीक्स पर ईयर, 50 वीक्स पर ईयर। तो इसका मतलब हो गया 1000 यूनिट। ठीक है, तो यूनिट पर वीक कितना आ गया? 1000। ठीक है सर। सेल प्राइस हमें दे रखा है 20। बेटा सेल प्राइस याद है, मैं आप लोगों को एक स्टेटमेंट बनवाता था कैसे? डायरेक्ट लेबर, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो कहलाएगा टोटल कॉस्ट, और इसमें प्लस कर दें प्रॉफिट,
तो ये कहलाएगा सेल। यही निकाला था ना पिछले सवाल में, ये हमें बनाकर गिवन था। इस सवाल में उसने बोला है कि सेल प्राइस विल बी 20, सेल प्राइस हमारा 20 रुपए का है। सेल प्राइस कितना है? 20 रुपए का। और आगे लिखा है रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड कॉस्ट आर एस्टिमेटेड 25%, 20% एंड 30%। मतलब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 25% है। तो 20 रुपए का 25% कितना आएगा? 5 रुपए। ठीक है, 20% तो ये आ गया 4 रुपए। और ओवरहेड हमारा 30%, 6 रुपए। तो ये आ गया टोटल 15 रुपए, 5 रुपए का प्रॉफिट, 20 रुपए। ठीक है, ये हमें मालूम होगा तभी तो हम वहाँ रॉ मटेरियल का प्राइस रखेंगे, तभी तो हम वहाँ ओवरहेड का या डायरेक्ट लेबर का प्राइस रखेंगे। तो ये हम पहले स्टेटमेंट छोटा सा बना लेंगे। इसके बाद कहता है रॉ मटेरियल रिमेन इन स्टॉक ऑन एन एवरेज ऑफ 2 वीक। रॉ मटेरियल जो है वो 2 हफ्ते तक हमारे स्टॉक में रहता है। वर्क इन प्रोग्रेस फॉर 1 वीक, और वर्क इन प्रोग्रेस हमारा 1 हफ्ते तक रहता है। एंड फिनिश गुड्स 3 वीक्स, और फिनिश गुड जो है वो 3 हफ्ते तक रहता है। डेटर आर अलाउड 1 मंथ, डेटर जो है वो 4 हफ्ते, 1 मंथ का मतलब क्या हो गया? 4 वीक्स। और क्रेडिट वाइल सप्लाई गिव 6 वीक्स, और क्रेडिटर जो है वो 6 हफ्ते तक हमारे स्टॉक में रहता है। 25% ऑफ सेल्स आर ऑन कैश बेसिस, और 25% ऑन कैश हम गुड्स को बेचते हैं, मतलब 75% हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर कहता है 10% मार्जिन इन कैप्ट। याद करो मैंने कहा था 10% हमें मार्जिन रखना है, लास्ट में हम मार्जिन को भी कंसीडर करते हैं। kept in the contingency, prepare the statement showing the fund to be arranged for the working capital। कितना सिंपल सवाल, पिछले सवाल के मुकाबले ये ज्यादा आसान है। चलो चेक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले याद करो ना, सबसे पहले क्या था? कैश। क्या मेरे सवाल में कहीं भी कैश का नाम था? नहीं, तो कैश नहीं आएगा। सीधे हम लोग कहाँ स्टार्ट करेंगे? स्टॉक। अब स्टॉक बेसिकली सबसे पहले रॉ मटेरियल आएगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस। अब वर्क इन प्रोग्रेस में भी क्या क्या आता है? तो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा लेबर, वेजेस आप बोल सकते हो, वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास आएगा ओवरहेड। इसके बाद आता है फिनिश गुड्स। ये स्टॉक आ गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं? डेटर। डेटर लीजिए सर, मुझे तो लगता है इतना करने के बाद मेरा करंट असेट्स ए कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतना करने के बाद हम इसी को बोल देंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल डन। चलिए ना पुट करते हैं बेटा। तो स्टॉक में रॉ मटेरियल, तो यूनिट कितना था हमारे पास? 1000 यूनिट। यूनिट है 1000 मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपए। हम लोगों ने अभी अभी निकाला है 5 रुपए। ये देखिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट 5 रुपए। और ऑपरेटिंग साइकिल हमें रॉ मटेरियल का कितना गिवन था? 2 वीक्स। ठीक है, तो 2 हफ्ते। ये आ गया 10,000, सीधा ही आ गया हमारा। अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस की बात करूं तो यूनिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल। सर प्राइस तो वही है 5 रुपए, और वर्क इन प्रोग्रेस का जो हमारा गिवन था वो 1 वीक गिवन था, तो ये 1 वीक। लेकिन अभी मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, ये करना है तो कर लो। चलो इसका 100% लेते हैं, याद है ना? वर्क इन प्रोग्रेस में रॉ मटेरियल 100% और लेबर ओवरहेड 50% लेंगे। चलिए, तो ये आ गया 5000। इसके बाद 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय लेबर की कॉस्ट हमें गिवन है 4 रुपए, वर्क इन प्रोग्रेस 1 इंटू में 50%, ये आ गया 4000 रुपए। ओवरहेड की बात करें तो 1000 इंटू ओवरहेड की जो हमें कॉस्ट गिवन है वो 6 रुपए की है, ये देखिए 6 रुपए मल्टीप्लाई बाय सर 1 वीक, इसका भी 50% लेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा कितना आया? अरे ये गलत हो गया ना, 50% लेंगे तो 2000 आएगा ना, ये 2000 आएगा और ये हमारा 3000 आएगा, राइट? ये 2000 है बेटा, ठीक कर लेना। फिनिश गुड्स की बात करें तो 1000 यूनिट। फिनिश गुड्स में हम लोग क्या लेते हैं? टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट हमारे पास है 15 रुपए, तो हम यहाँ 15 रुपए लेंगे। और इसके बाद फिनिश गुड्स के जो वीक्स हमें दे रखा है ऑपरेटिंग साइकिल, वो 3 हफ्ते की है, 3 वीक्स, तो ये आ गया, मैं मल्टीप्लाई करूं 45,000 आ गया, 45,000। अगर हम डेटर की बात करें तो यूनिट तो हमारा वही रहेगा 1000, टोटल कॉस्ट है 15 रुपए, और डेटर में ऑपरेटिंग साइकिल हमें दे रखा है 4 वीक्स का, 4 वीक्स,
साथ में मैंने कहा था उधार कितना माल बेचेंगे, तो 75%। 25% हमारा कैश है, तो 75% हमारा उधार होगा। ये आ गया 60,000 का, ये सब 45,000 आएगा ये भी। तो जब इनका टोटल करेंगे तो 45,000 प्लस 45,000 प्लस 5,000, 3 और 2 5,000, फिर प्लस 15,000, सीधा ही कर देते हैं। दिस इज 1,10,000। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, टोटल कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा करेक्शन करो बेटा, ये जो हम लोगों ने लिखा ना डेटर 1 मंथ लिखा है असाइनमेंट में, उसको ठीक कर लेना। ये 1 वीक है। अगर ये 1 वीक है तो मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा बताना, 15,000 मल्टीप्लाई बाई 75%, दिस इज 11,2, ये आ गया हमारा 11,250, ठीक है। अब इसका टोटल करेंगे तो 45,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000, दिस इज 76,250, डन। अब बात करते हैं लाइबिलिटी के बारे में, तो हम यहां लिखेंगे करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर, यूनिट कितना है 1,000 इनटू कितने रुपीस, देखो जरा मटेरियल की प्राइस 5 रुपए, मल्टीप्लाई बाय क्रेडिटर का हमें दे रखा है 6 वीक, दिख रहा है आपको, ये रहा क्रेडिटर 6 वीक, तो ये आ गया 30,000 रुपए। सर पिछले सवाल में आप लोगों ने यहाँ लिखा था क्रेडिटर फॉर या आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, क्या इसमें करेंगे? बेटा ध्यान रखना, जिन इंफॉर्मेशन को हमें गिवन है सिर्फ उसी को यूज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन मुझे नहीं दे रखा हम उसे यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मैं इसके अलावा कुछ और नहीं करूंगा। फाइनली हम इसे टोटल करेंगे, दिस इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, टोटल करंट लायबिलिटी, दैट इज कॉल्ड बी, ठीक है। टोटल 30,000। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो इसे बोलेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, ये आ गया माइनस 30,000। अगर करें तो 46,250। पता है पिछले सवाल में यहां तक तो हमने सेम करा था। अब इसमें क्या करेंगे, मार्जिन के बारे में बोला है तो हम इसमें प्लस करेंगे। कितने परसेंट मार्जिन बोला उसने, 10%, तो हम प्लस करेंगे 10% मार्जिन फॉर कॉन्टिजेंसी। तो इसका 10% निकालेंगे 4625, ये आएगा, है ना। इसका 10% निकालेंगे और दिस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो प्लस करेंगे 10%, दैट इज 50,875, ये आपका आंसर आ जाएगा 50,875। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब इसके आगे की क्वेश्चंस आप ट्राई जरूर करना। मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर, एटलीस्ट आप लोग 15 तक ट्राई करोगे, कम से कम 15 तक ट्राई करोगे, ठीक है। चलिए आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सब बात।